अच्छी बात ये कि लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है कि कुछ दिन पहले बारिश होती रही है और अभी भी आसार हैं कुछ बारिश के, सो लेट्स सी आज होती कि नहीं। बट मौसम इस रिस्पेक्ट से अच्छा है कि बादल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कह लें कि बने हुए हैं, जिसकी वजह से धूप इतनी नहीं है, मतलब गर्मी नहीं लगेगी। तो आई एम हैप्पी ऑन दैट, क्योंकि आज हमने कुछ ऐसी लोकेशन पे जाना था जहाँ पे आई वाज ऑलरेडी फीलिंग लाइक कि ओह बहुत गर्मी होने वाली है। बट इट्स गुड कि मौसम अच्छा है, बिकॉज आई एम टूवर्ड्स अंदरून लाहौर वाली साइड और यू कुड से ओल्ड लाहौर वाली साइड पे, एंड देयर स्पेसिफिक प्लेसेस दैट आई एम गोना गो टुडे, जिसमें है शालीमार गार्डन जो है स्पेसिफिकली आई एम गोना गो देयर। फिर उसके अलावा कुछ और जगह हैं, दायंगा जो है, दायंगा टॉम ऑफ दायंगा बेसिकली, क्योंकि दायंगा मॉस्क भी है तो वहाँ पे मैं आज नहीं जाऊँगी, बट आई एम गोना गो टू टॉम ऑफ दायंगा एंड देयर फ्यू अदर प्लेसेस वेयर आई एम गोना गो टुडे। यू गाइस कुड सी एकदम फिर से मौसम जो है बदल गया है और धूप हो गई है। बट कह मैं ये रही थी कि धूप में इतनी तपिश नहीं है, सुबह का वक्त है एक तो इसकी वजह से भी ज़्यादा गर्मी नहीं महसूस हो रही। बट मौसम बहुत अच्छा है और इस अच्छे मौसम में आई एम गोना गो टुवर्ड्स माय फर्स्ट डेस्टिनेशन व्हिच इज़ टॉम ऑफ दायंगा। तो सबसे पहले वहीं पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं करूँगी नाश्ता, क्योंकि मुझे लगी है भूख, तो पूरा दिन जो है भूखा नहीं रहना चाहिए, इसलिए नाश्ता जो है वो लाजमी करना चाहिए। आप लोग अपना नाश्ता जो है ना लाजमी किया करें। तो सबसे पहले करूँगी नाश्ता और नाश्ता करने के बाद मैं गो टूवर्ड्स माई फर्स्ट डेस्टिनेशन। एंड ऑब्वियसली कोई और मेरा साथ दे न दे, मेरे जो टायर्स हैं बाइक के विच आर पेंथर टायर्स मेरा हमेशा साथ देते हैं, कैसा भी मौसम हो, कैसी भी जगह हो, दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज विद मी, क्योंकि यू नो पेंथर टायर्स की तो फिर क्या ही बात है। और क्योंकि पेंथर का पहिया द बेस्ट है भैया, सो इसी द बेस्ट पहिए के साथ चलते हैं पहले नाश्ता करने और उसके बाद दायंगा टॉम। हम लाहौरी खाने के बहुत शौकीन हैं। अगर मैं ये कहूँ कि रवायती और जदीद किस्म के खाने पकाने और खाने का शौक लाहौरियों के रगों पे में मौजूद है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि रवायती नाश्ता लाहौर की पहचान है। लाहौर अपने नाश्तों के लिए पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। सुबह सवेरे शुरू होने वाले नाश्ते से लेकर रात गए तक आपको लाहौरी खाते पीते नजर आएंगे। आज खास तौर पर चूंकि मैंने आपको कदीम लाहौर दिखाना है, इसलिए सोचा कि आज लाहौर का रवायती नाश्ता किया जाए, ट्रेडिशनल लाहौर फूड। मैं इस वक्त दायंगा के एंट्रेंस पे मौजूद हूँ और इसको गुलाबी बाग गेटवे कहते हैं। इट जस्ट काइंड ऑफ एन एंट्रेंस एंड गेटवे, और ये बहुत ही खूबसूरत सा कह लें कि गेटवे बना हुआ, इसको मिर्ज़ा सुल्तान बेग ने बनाया था। और इसको गुलाबी बाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पहले गुलाब जो है फूल उसका गार्डन हुआ करता था बेसिकली, लेकिन अब वो गार्डन कहाँ गए वी डू नॉट नो, बट इट्स अ ब्यूटीफुल गेट। इसकी बाहर अगर आप एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको काशीकारी का काम मिलता है, और अगर हम अंदर जाएं तो वहाँ पे आपको फ्रेस्को वर्क मिलता है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गेट एज वेल। इसको क्रॉस करके आगे जाएँ तो आपको थोड़ा सा एक छोटा सा के लिए गार्डन से एक बना हुआ नज़र आएगा, जो कि अब बना है। अगर उसके बाद फिर आपको दायंगा का जो मज़ार है वो नज़र आता है। तो बस आगे चलते हैं और मज़ार पे चल के देखते हैं।
बाग है जिसका मैं एंट्रेंस पे तज़किरा करी थी कि जैसे आप गुलाबी बाग गेट वे से एंटर होते हैं तो आपको ये बाग मिलता है और आपको मेरे पीछे दाइंगा टॉम जो है वो भी नज़र आ रहा होगा। और कह लें कि मुगलिया दौर में कुछ इस तरह से होता था कि जो भी टॉम होता था उसके गिर्द आपको कहीं ना कहीं समहाउ बाग जो है वो लाजिम मिला करता था कि वो जो मज़ार होता था उसके गिर्द बाग वो लाजिम बनाते थे। और इस बाग को आप अभी देख सकते हैं कि पीएचए ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। यू कुड सी इट लाइक क्लियरली, बहुत साफ़ सुथरा और बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरे पीछे दाइंगा का मकबरा मौजूद है और दाइंगा शाहजहाँ की नैनी थी, उनकी दाया थी और इनका असल नाम जो था वो ज़ेबुन्निसा था। अच्छा, रेलवे स्टेशन के पास जो दाइंगा मस्जिद है वो भी बेसिकली इन्हीं के नाम से है। तो अभी बस अंदर चलते हैं और अंदर चल के मकबरे को देखते हैं। मैं इस वक्त मकबरे के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे दो कब्रें मौजूद हैं। एक कब्र जो है वो तो ज़ेबुन्निसा साहिबा की है, दाइंगा की है, लेकिन दूसरी कब्र जो है उसके बारे में दो रवायात मशहूर हैं। एक रवायत के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि ये जो कब्र है ये उनके मुर्शिद की है, लेकिन दूसरी रवायत के मुताबिक ये कहा जाता है कि जो कब्र है उनकी बेटी सुल्ताना बेगम की है। सो एक्चुअली वी नॉट श्योर अबाउट इट, बट इट्स लाइक कि ये जो आपको ऊपर जगह नज़र आ रही है सिर्फ प्लेटफॉर्म बने हुए, निशान बने हुए, असल कब्रें नहीं हैं। असल कब्रें जो हैं वो बेसमेंट में मौजूद है। इस तरह से कहा जाता है कि जिस तरह से पूरी जगह यहाँ पे बनी है इसी तरह से बेसमेंट में सेम ऐसी जगह बनी है और वहाँ पे दोनों को दफन किया गया था। लेकिन बेसमेंट को कोई रास्ता नहीं जाता। इट इज़ बीइंग सेड कि अंग्रेज़ों के दौर में जो बेसमेंट को रास्ता जाता था उसको बंद कर दिया गया था। अगर आप मकबरे की दीवारों को देखें तो दीवारों पे आपको बेसिकली कुरानी आयात लिखी हुई नज़र आएंगी और अगर आप छत को देखें मकबरे की, वहाँ पे आपको सारा फ्रेस्को का जो काम है वो हुआ नज़र आएगा और उसके साथ आपको चार जो हैं वो रोशनदान भी नज़र आएंगे कि रोशनी जो है बाकायदा तौर पे आती रहे। और अगर आप कब्रें देखें तो आप देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे ईंटें नज़र आएंगी, उसके अलावा कुछ नहीं नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि जब सिखों दौर हुकूमत आया तो जितनी भी मुगलिया दौर की इमारतें थीं उन्होंने उन तमाम इमारतों से, उन तमाम मकबरों से जितने भी कह लें कि कीमती पत्थर या कीमती मोती थे सारे के सारे वहाँ से उन्होंने चुरा लिए थे, वहाँ से उनको ले गए थे। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे सिर्फ इस तरह से ईंटें ही नज़र आएंगी। और उसके बाहर अगर हम यहाँ पे निकलें तो यहाँ पे आपको 8-12 दरिया नज़र आएंगी और ये जो 12 दरिया इनको बनाने का बेसिकली मकसद ये होता है कि हवा का फ़्लो जो है वो होता रहे और हवा जो है वो ठंडी भी रहे। मैं इस वक्त शालामार गार्डन में मौजूद हूँ और दिस इज़ वन ऑफ द मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन लाहौर। ये काफ़ी बड़ा बाग है, इट्स ऑलमोस्ट
कुछ से तकरीबन 40 एकड़ पे ये पूरा का पूरा बाग मौजूद है और यहाँ पे डिफरेंट आपको ये सेगमेंट्स भी कुछ से कि मौजूद हैं। डिफरेंट उसकी जो हाइट है उनकी मुख्तलिफ है, मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगी तब आपको दिखाऊंगी। एंट्रेंस पे आपको बोर्ड भी मिलता है शालामार गार्डन लाहौर का और यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी लिखी हैं। बेसिकली इसको शाहजहाँ ने बनवाया था और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इसे अपनी बेगम के लिए बनाया था, मुमताज़ के लिए। तो अभी बस अंदर चलते हैं और अंदर से इसको डिटेल में देखते हैं। शालामार गार्डन जो है 17वीं सदी में बनाया गया और इसकी कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली 1641 में स्टार्ट हुई और अगर एग्जैक्ट डेट की बात करूँ तो इट वाज एक्चुअली 12 जुलाई 1641 और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इसको पूरा 1 साल लगा और 1 साल के अरसे के बाद 31 अक्टूबर 1642 को इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुई और इसकी जो कंस्ट्रक्शन का और इसके सारे बनने का जो काम था वो खलीलुल्लाह खान को दिया गया था और उन्होंने 1 साल के अरसे में इसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन का काम था वो करवाया। शालामार गार्डन में आपको बहुत सारी राहदारियाँ एंड फाउंटेन्स और उसके साथ साथ बहुत सारे फलदार दरख्त भी मिलते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे शाही गुसल खाने भी मौजूद हैं और ये जितने भी आपको यहाँ पे फाउंटेन्स नज़र आ रहे हैं इनको बेसिकली एक नहर के थ्रू उस दौर में मुगलिया दौर में सैराब किया जाता था और ऐसे कहा जाता था कि अली मुराद खान जो थे उन्होंने एक बार शाहजहाँ को कहा कि मेरे पास एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि नहर की खुदाई में महारत रखता है। तो उन्होंने फिर उनसे कहा कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक नहर बनाई जाए और उस नहर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उसको बेसिकली दरिया रावी से बनाया गया उस नहर को और फिर यहाँ तक लाया गया फाउंटेन्स वगैरह इन सबको पानी देने के लिए। और एक और रवायत के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि बेसिकली जो इंडिया में है मधुपुर वहाँ से नहर को लाया गया और इसकी खुदाई के बाद फिर यहाँ पे पानी जो है इन फाउंटेन्स को और इस पूरे बाग को यहाँ पे दिया गया पानी। सो ये भी वी नॉट श्योर अबाउट इट बट आई जस्ट मेंशन बोथ ऑफ देम। तो अभी तो चूँकि यहाँ पे पानी मौजूद नहीं है बट ऑब्वियसली फाउंटेन्स खुलते हैं किसी एक स्पेसिफिक टाइम में और अभी तो यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम आपको बाकायदा तौर पे नज़र आएगा और हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू पानी निकल रहा होता है बाहर। लेकिन उस दौर में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी कह लें कि इटसेल्फ यूज़ की गई थी कि कुछ इस तरह से इसको बनाया गया था कि एक ऑटोमेटिक प्रेशर बिल्टअप होता था और उस प्रेशर की वजह से फिर जिस तरह से फाउंटेन्स या फवारे होते उस तरह से पानी निकलता था। सो दिस इज़ अबाउट द फाउंटेन्स और यहाँ पे कुछ और भी जगह आगे तो बस आगे चलते चलते मैं आपको साथ साथ वो भी दिखाती हूँ। शालामार बाग के चारों तरफ बुलंद हिसारी दीवार है। शालामार गार्डन में बेसिकली 3 टेरेसेस मौजूद हैं और जो तीनों टेरेसेस हैं उनका जो आपस का डिफरेंस है हाइट का डिफरेंस वो तकरीबन कह लें कि 12 से 15 फीट के दरमियान है। और सबसे ऊपर वाला टेरेस जहाँ पे मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ इसका नाम है फरह बख्श यानी कि फरहत बख्शने वाला, सुकून बख्शने वाला। और यहाँ पे जितनी भी रॉयल फैमिलीज़ होती थी, शाही ख़ानदान होते थे वो यहाँ पे आके ठहरते थे। उसके बाद जो है वो दूसरा टेरेस है और उसके बाद एंड पे जो आता है उसका नाम है हयात बख्श और वो तीसरा टेरेस है। यहाँ पर पानी के बहाव के लिए 5 तख्ते हैं
जिसमें संगमरमर का अजीम तख्त और सावन बादों की बारादरी है। शालामार बाग मुगलिया बागात की तमाम तर अहम खसूसियात का मरक़ा है, जिसमें बुलंद रास्ते और पानी के बहाव की नहरें वगैरह शामिल हैं। सेकंड एरिया में मौजूद हूँ और इसका नाम है फैज़ बख्श। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट वाला एरिया दिखाया जो कि वो थोड़ा सा ऊपर हाइट पे है और हाइट तकरीबन इसकी 15 फीट के करीब आप कह सकते हैं, और उसका नाम था फरद बख्श। और उसके बाद सेकंड एरिया ये आता है और उसके बाद एक थर्ड एरिया भी आता है, वो हयात बख्श है। वो थोड़ा सा नीचे मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये जो स्पेसिफिक एरिया है इसको बेसिकली जो महफिलें होती थी, संगीत की महफिलें होगी, गाना बजाने की महफिलें होती या फिर रक्स की महफिलें होगी, तो वो इस जगह पे होती थी। वहाँ पे सामने बिल्कुल एग्जैक्टली एक कह लें कि तख्त नुमा एक जगह बनी हुई है जहाँ पे बादशाह सलामत बैठा करते थे और यहाँ पे महफिलें लगा करती थी और फिर उसको वो इन्जॉय किया करते थे, विच यू कुड सी एट माई बैक एज वेल। और अगर कभी कभार उनकी कोई मीटिंग्स होती थी, ऑफिशियल मीटिंग उस जगह के साथ, उनकी टीम के साथ या फिर हुकूमत के जो लोग होते थे उनके साथ, तो वो भी इसी जगह पे हुआ करती थी। दिस वाज द सेकंड पार्ट एंड देयर इज अनदर पार्ट व्हिच आई एम गोना शो यू आफ्टर दैट। थर्ड एरिया दैट वाज टॉकिंग अबाउट और इसका नाम है हयात बख्श। इसका भी एक पेविलियन है जो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे भी देयर इज़ अनदर एरिया और यहाँ पे भी डिफरेंट फाउंटेन्स लगे हुए हैं। और ये जो है दिस इज़ द लोएस्ट वन एंड द लास्ट वन एज वेल। इसके बिल्कुल सामने ही दो पेविलियन बने हुए हैं, एक का नाम है सावन, एक का नाम है भादू। उनका नाम सीज़न के हवाले से रखा है पंजाबी ज़ुबान में, एक्चुअली द सीजनल नेम्स। और चूँकि जो मुग़ल थे उनका बहुत ज़्यादा नेचर से एक अट्रैक्शन लगाव बहुत ज़्यादा था, तो उसी के बेस पे दे कैप्ट द नेम एज वेल, बिकॉज सावन भादो के मौसम में एक तो मानसून का मौसम होता है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, वेदर इज़ ऑलवेज क्वाइट गुड, तो उसके रेफरेंस से भी इनका ये नाम रखा गया। उसके मिड में आपको दो और फाउंटेन्स नीचे नज़र आएंगे, लेकिन साथ में कुछ ऐसा एरिया बना हुआ है जहाँ बहुत सारे चिराग जो थे उस दौर में जलाए जाते थे, रखे जाते थे, और जब बीच में फाउंटेन चलते थे तो एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था, वो आता था उस टाइम पे।
इस वक्त नादरा बानो बेगम के मज़ार पे मौजूद हूँ और एज वे सेइंग अर्ली इन द मॉर्निंग के मौसम जो है कभी एकदम से ठंड हो जाती है, कभी एकदम से गर्मी हो जाती है और कभी एकदम से बादल आ जाते हैं और अभी अच्छी खासी गर्मी हो गई है। मैं रास्ते में भी आ रही थी तो अच्छी खासी धूप थी और अभी भी धूप काफ़ी है। और इस बार ख़ास तौर पे विंटर्स में तो आपका गुजारा हो जाता है समर, बट समर्स में ऑब्वियसली इन विंटर्स एज वेल, लेकिन ख़ास तौर पे गर्मियों में यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन स्पेसिफिकली अलॉट, क्योंकि इतनी क्विक टैनिंग होती है कि आपको पता ही नहीं चलता। और मुझे पता है घर जाके मेरी भी ना बुरी हालत होने वाली टैनिंग से, बट आई ऑलवेज स्टिल टेक केयर ऑफ़ माई स्किन एंड आई टेक केयर ऑफ़ माई ओन सेल्फ एज वेल। एंड फॉर द स्किन स्पेसिफिकली आई यूज़ ग्लूथियन बाय सिनको, जिसमें ग्लूटाथायोन भी है, जिसमें विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है और ये स्किन को लाइटन भी कर रहा होता है, ब्राइटन भी कर रहा होता है। इस तरह की जितनी भी टैनिंग सूरज से आपको मिल रही होती है ना, उससे भी आपको बचा रहा होता है और थोड़ा सा स्किन को ऑब्वियसली इन्हांस भी कर रहा होता है। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली प्रोडक्ट बाय सिनको, आप मल्टीविटामिन्स जो हैं वो भी ले सकते हैं सिनको के, और अगर कोई हेल्थ के हवाले से भी इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट समथिंग यू कुड हैव दोज एज वेल फ्रॉम सिनको एज वेल, विच आई एम यूजिंग ऑलरेडी। बट एनी हाउ धूप का तो देयर इज़ नो सोल्यूशन, इट जस्ट दैट आप जितना अवॉइड कर सकें उतना आप कोशिश करें कि आप धूप में कम जाएँ, ख़ास तौर पे समर्स में। और मेरा तो चूँकि मैंने काफ़ी जगहों पे जाना होता है, बहुत सी जगहों पे डिफरेंट जाना होता है, तो इसलिए आई कम अप अर्ली इन द मॉर्निंग और मेरा तो पूरा दिन लग जाता है ना, इस वजह से तो मेरा तो बहुत ज़्यादा धूप से इंटरेक्शन होता है। लेकिन आप जो है थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, आप इवनिंग में निकल सकते हैं। आप उसके अलावा यू गाइस कुड डू एज वेल कि आप पानी आजकल बहुत ज़्यादा पिएं, उसके अलावा छतरी अपने साथ लाजमी रखें और अपना ख्याल जो है आपने समर्स में खास तौर पर रखें। Anyhow, I was just telling you a little bit about your health as well। तो चूँकि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ टॉम ऑफ नादरा बेगम, तो अभी आगे चलते हैं और चल के आपको वो दिखाती हूँ। मैं इस वक्त नादरा बानो बेगम के मज़ार पे मौजूद हूँ। नादरा बानो बेगम दारा शिको की बेगम थी। दारा शिको बेसिकली मलका मुमताज़ और शाहजहाँ के सबसे बड़े और लाडले बेटे थे और शाहजहाँ ने पहले से यह अहद किया हुआ था कि वो अपनी जो भी उनकी रियासत है, उनके जो वली अहद है वही होंगे। लेकिन जब शाहजहाँ जो हैं वो बीमार पड़े तो फिर तख्त-ओ-ताज के हुसूल के लिए औरंगज़ेब और दारा शिको के बीच में लड़ाई होना शुरू होगी, जंग होना शुरू होगी। और फिर इसमें क्या हुआ कि औरंगज़ेब जो हैं वो जीत गए और फिर दारा शिको को अपनी बेगम यानी कि नादरा बानो बेगम के साथ इस जगह को छोड़ के जाना पड़ा और वो ईरान चले गए। तो बस इसी वजह से जो नादरा बेगम थी उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का गम लिया और कहा यही जाता है कि उसी गम में फिर उनकी वफ़ात हो गई। 1659 में सफ़र के दौरान बलूचिस्तान के रास्ते में नादरा बानो बेगम की वफ़ात हो गई और चूँकि उनको हज़रत मियाँ मीर से बेहद अक़ीदत थी, गहरी अक़ीदत थी, तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनको जब भी दफनाया जाए तो उनके अक़ब में दफनाया जाए। फिर उनको बलूचिस्तान से लाहौर में लाया गया और फिर बिल्कुल उनके मज़ार के करीब यहाँ पर उनको दफनाया गया। नादरा बानो बेगम इंतहाई बाज़ौक़ और नफीस तबीयत की हामिल खातून थी और उनको शेर व शायरी से, फ़लसफ़े से, अदब से और रूहानियत से इंतहाई शगफ़ हासिल था। और ये तमाम खूबियाँ जो हैं जो उनके हस्बैंड थे, उनके शौहर दारा शिको, उनमें भी यही खूबियाँ पाई जाती थी और दारा शिको को नादरा बानो बेगम से बेहद मोहब्बत भी थी। टाइम टू गो बैक होम नाउ एंड आई होप कि आपको आज की जितनी भी लोकेशंस थी यू गाइज वुड हैव लव्ड देम, क्योंकि मुझे तो हिस्टोरिकल जगह जो ख़ास तौर पे होती है ना, आई लव टू विजिट देम, सो आई होप यू गाइज वुड हैव एंजॉयड दैट एज वेल। एंड नाउ आई एम गोना गो होम, बट आई एम गोना टेल यू वन थिंग विच इज़, चूँकि लाहौर मैंने आपको काफ़ी जगह यहाँ पे दिखा दी ना, आई थॉट ऑफ कि आई एम गोना गो टू सम अदर प्लेस और मेरा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है ना कि व्हाट डू आई डू नाउ
कि व्हेनेवर वी गो टू द न्यू प्लेस लाइक फार अवे कहीं पे कोई प्लान हो टूवर्ड द नॉर्थ साइड स्पेसिफिकली, तो वो आई डू कि मैं अपनी बुकिंग्स जो हैं होटल्स बुकिंग स्पेसिफिकली वो पहले ही करा लेती हूँ, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है कि वहाँ जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो प्रॉब्लम से या किसी भी हादसे से बचने के लिए दैट्स व्हाट आई हैव डन कि मैंने अपनी जो प्री बुकिंग्स हैं वो करा ली एंड आई हैव डन दिस थ्रू जैज़ मुज़ाफिर ऐप। एंड ऑब्वियसली जैज़ मुज़ाफिर एप्लीकेशन इज ऑलवेज हेल्प्ड मी अ लॉट इन दैट, स्पेसिफिकली बुकिंग्स में, क्योंकि बाकी तो ट्रैवल तो यू डू इट ऑन बाइक, वो तो ईजी सीन हो जाता है, लेकिन ये आके मसला हो जाता है। सो वो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। सो थैंक्स टू एक्चुअली जैज़ मुज़ाफिर एप्लीकेशन। आई एम गोना सी यू गाइज इन नॉर्थ दिस टाइम एंड वेयर एम आई गोइंग जाके बताऊंगी। अभी फिलहाल I'm gonna say goodbye to you guys। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। Take care of yourself, keep watching Discover Pakistan and keep watching Discovery Ride with Rafa Aslam। अल्लाह हाफिज़।